हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी गुजरात। बर्दा पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए कि बर्दा पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी और मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी एवं गिर पहाड़ी गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां हैं। बर्दा पहाड़ी क्षेत्र को बर्दा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषणा जो है 1979 ईस्वी में किया गया था। बर्दा वन्य जीव अभयारण्य पोरबंदर शहर से लगभग 15 किलोमीटर जो है की दूरी पर स्थित है। फिर देखिए कि बर्दा वन्य जीव अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए गोदावरी डेल्टा एवं कृष्णा डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में स्थित है। महानदी डेल्टा ओडिशा में स्थित है। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में स्थित है। पूर्व तटीय मैदान का पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है उपस्थित डेल्टाई ये है महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा एवं कावेरी डेल्टा। गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टा के बीच में कोल्लेरू झील है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्लेरू झील ताजे पानी की एक प्रमुख झील है। नाथपा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपा झांकी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए नाथपा झांकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झांकी परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झांकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत मार्ग या सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झांकी परियोजना मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजना है। नाथपा झांकी परियोजना के मई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया था। नाथपा झांकी जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो 1500 मेगावाट की है और यह देश के महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट है कि शरावती नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है। तो बी ऑप्शन अरब सागर। शरावती नदी का मुहाना अरब सागर में स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। शरावती नदी का बहाव पश्चिम की ओर है। शरावती नदी का जो है उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के जो है तीर्थ हल्की तालुका से है। इस नदी की लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। यह नदी अरब सागर में गिरती है। गरसोप्पा जलप्रपात जो जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो 35 का होगा ए ऑप्शन। तो मैसूर शहर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्नाटक राज्य का श्रीरंगपट्टनम तथा मैसूर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली तथा तंजावुर शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तथा महाराष्ट्र का सांगली शहर जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक एवं नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो है राजमुंडी शहर ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लेटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 36 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 यानी यह जो है साधारणतः लाल रंग की होती है और इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू एवं मसालों की खेती होती है इसमें। तो देखिए भारत की लेटेराइट मृदा जो है साधारणतः लाल रंग की होती है। भारत की लेटेराइट मृदा में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मसालों आदि की खेती होती है। लेटेराइट मृदा का जो विकास है उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा होती है। इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की उपस्थिति पाई जाती है। भारत में यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के आधार क्षेत्र में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में उपस्थित है। इस मृदा की उपस्थिति ओडिशा के पठारी क्षेत्रों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्र एवं मेघालय में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 37 है कि
काकरा पार परियोजना से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 37 का होगा डी ऑप्शन। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। काकरा पार परियोजना एक सिंचाई परियोजना है। फिर देखिए कि ताप्ती नदी पर गुजरात में जो है उकाई जल विद्युत परियोजना भी है। गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। 38 का होगा ए ऑप्शन शिमला। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ है? तो ये है आपको कटक में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के जो है कासरकोड में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो 38 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 39। नेक्स्ट है कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? तो ए ऑप्शन यानी कैमूर। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। कांवर झील बेगूसराय जिला में अवस्थित है। और कुशेश्वर झील ये दरभंगा जिला में अवस्थित है। उसके बाद है कि गोगाबिल झील जो है कटिहार जिला में अवस्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में अवस्थित है। बारेला झील ये वैशाली जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध जो है निम्नांकित में किससे है? तो 40 का होगा डी ऑप्शन। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस से है। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की घटना है। 30 अप्रैल 1908 को दो क्रांतिकारी युवक प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उसकी गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाई, लेकिन मूलवश 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड में मारी गई 2 महिलाओं में वकील कैनेडी की पत्नी एवं उसकी बेटी थी। प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के संघर्ष के दौरान 1 मई 1908 को बिहार के मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? तो बी ऑप्शन इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया है। महात्मा गांधी जी ने जून 1903 में जो है दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से रंग भेद का विरोध किया था तथा वहां रहने वाले भारतीय, वहां के मूल निवासियों एवं वहां रहने वाले अन्य गैर यूरोपियनों के नागरिकों की मांग की जाती थी। गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालने में जो है नटाल कांग्रेस का साथ मिला था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गुजराती, हिंदी, तमिल एवं जो है अंग्रेजी भाषाओं में होता था। फिर है कि नटाल कांग्रेस के जो सचिव है ये मनसुखलाल नजर इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन जोनाथन डंकन। ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अंग्रेज अधिकारी जोनाथन डंकन ने हिंदू दर्शन एवं हिंदू कानून के अध्ययन के उद्देश्य से वाराणसी में 1791 ईस्वी में जो है एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित कराया। वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को तत्कालीन गवर्नर जनरल चार्ल्स
कॉर्नवालिस ने स्वीकृति प्रदान किया। जोनाथन डंकन 1795 से 1811 ईस्वी की अवधि में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। जोनाथन डंकन के प्रयासों से स्थापित इस संस्कृत कॉलेज का नाम गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी रखा गया था। बाद में इस कॉलेज का नाम जो है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया। फिर देखिए कि पंडित संपूर्णानंद के प्रयासों से इस महाविद्यालय को जो विश्वविद्यालय का स्तर 1958 में प्राप्त हुआ था। 1974 ईस्वी में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नांकित में एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन से थे। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 1 और 2 यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो देखिए कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया अखबारों को एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया था। फिर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के दर्शन पर आधारित होम रूल आंदोलन के समर्थन एवं विचार प्रसार के लिए एनी बेसेंट ने भारत में कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र था, जबकि न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था। एनी बेसेंट भारत में पहली बार 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार के लिए जो है इस सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के दर्शन के प्रचार प्रसार एवं उनके कार्यक्रमों के संचालन के क्रम में एनी बेसेंट भारतीय जनमानस भी प्रतिनिधित्व बन गई थी। 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बनाई गई थी। फिर 20 सितंबर 1933 ईस्वी को जो है अंडमान यानी 20 सितंबर 1933 ईस्वी को मद्रास में एनी बेसेंट की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। 44 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में जो है किया गया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार जो प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित किया गया था। मिरातुल अखबार का अर्थ होता है खबरों का आईना। 19वीं सदी के आरंभिक चरण में ही राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कलकत्ता में बांग्ला भाषा में जो है साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है कराया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर जमींदारों ने किसानों की एक सभा पर हमला करवाया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 45 का बी ऑप्शन। क्या होगा, जहानाबाद। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बिहार के जहानाबाद में जमींदारों ने किसानों की एक सभा पर हमला करवाया था। प्रांतीय किसान सभा द्वारा जहानाबाद में किसानों पर हुए हमले की कड़ी भर्त्सना की गई तथा जांच कमेटी गठित की गई। बिहार में प्रांतीय किसान सभा के आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से जमींदार चिंतित हुए तथा इसके दमन के लिए सरकार पर जो है दबाव बढ़ाने लगे। फिर किसान आंदोलन से जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बिहार में जो है 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई थी। इस यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी को जो है कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था, जबकि किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 है कि अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुई थी। बी ऑप्शन 11 अगस्त। तो देखिए अगस्त 1942 में जो है पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना 11 अगस्त को हुई थी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में बढ़ रही थी, जिस पर तत्कालीन जिलाधीश WG
आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए एवं अनेक घायल हुए। शहीद 7 छात्रों में उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश चंद्र झा, देवीपद चौधरी, उसके बाद राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह तथा जगपति कुमार थे। 11 अगस्त के गोलीकांड के विरुद्ध में 12 अगस्त को पूरे पटना में बंद का आयोजन हुआ और 12 अगस्त को जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है कि पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए गए? तो ए ऑप्शन। तो देखिए, पहली बार बिरसा मुंडा वर्ष 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे। 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजी शासन से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन शुरू किया था। फिर अगस्त 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा को 1897 में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के हीरक जयंती के अवसर पर जेल से मुक्त किया गया था। दूसरी बार बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जंगल ब्रिटिश शासन ने तब गिरफ्तार किया जब वह सोए हुए थे। फिर 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में रांची जेल में हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु का कारण हैजा होना बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? 48 का होगा ए, अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। फिर है कि सदनों में अभिभाषण करने और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 86 में है। फिर है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 87 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए, 49 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गोविंद नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद नारायण सिंह फरवरी 1988 से जनवरी 1989 ईस्वी की अवधि में बिहार के राज्यपाल रहे थे। फिर है कि विनोदानंद झा फरवरी 1961 से अक्टूबर 1963 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई है? 50 का सी, 2011 से 12। तो बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2011 से 2012 में हुई है। बिहार के विधानमंडल सदनों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समाप्ति के बाद वित्तीय वर्ष 2011 से 12 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना नामक एक योजना शुरू की गई। इस योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रण में संचालित किया गया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। यह योजना राज्य के सभी भागों में लागू है। इस योजना के तहत विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में जिला चयन समिति का गठन किया जाता है। ऐसे चयन समिति के अध्यक्ष जिला प्रभारी मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे SI बराबर होता है आपको SI सिंपल SI बराबर होता है CI,
ठीक है, ये हो जाएगा CI इंटू 200, ठीक है, CI इंटू 200 बट्टा में होगा 200 प्लस आर, क्या होगा 200 प्लस आर। तो ये देखिए को साधारण ब्याज बराबर होता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज गुने 200, चक्रवृद्धि ब्याज गुने 200 और नीचे में होगा 200 प्लस आर, क्या होगा 200 प्लस आर, यानी देखिए तो CI कितना है तो 101.50, ठीक है 101.50 गुने 200 और नीचे में होगा 200 प्लस आर, तो 200 और प्लस आर यानी कितना 3, तो ये हो जाएगा आपको कितना 203, 203, ठीक है कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100 रुपये, ठीक है सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा आपको कितना तो 100 रुपये, ठीक है कितना हो जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बी ऑप्शन, ठीक है क्या होगा बी ऑप्शन। तो याद रखना है कि CI बराबर क्या होता है, CI बराबर SI बराबर होता है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है CI इंटू 200 बट्टा में होगा 200 प्लस आर, 200 प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहित जो है एक अलमारी 11% लाभ पर जो है रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए इतना रुपया देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए तो मोहित के लिए लागत मूल्य, तो देखिए अगर नेहा इसके लिए कितना 62,200 रुपया देती है, 6,000, ठीक है 6,000 कितना 200 यानी 6200 रुपया, ठीक है 6200 रुपया देती है, तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य क्या है। तो क्या करेंगे तो देखिए पहले इसको निकाल लेंगे, आपको इसका 100, फिर कहता है 11% के लाभ पर, फिर कह रहा है 11% यानी तो 100 बट्टा क्या होगा 111, ठीक फिर हो जाएगा आपको कहता है 20% के लाभ पर, तो 100 बट्टा क्या होगा 120, क्या हो जाएगा 100 बट्टा 120, 100 बट्टा 120 कीजिएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपको C ऑप्शन, यानी कितना होगा 4654.65, क्या कितना होगा 4654.65 यानी C ऑप्शन। तो 52 का हो जाएगा आपको C ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 53, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 18 दिनों में कर सकना है, A और B एक साथ जो है कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में जो है कर सकते हैं, जबकि B और C एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो कहता है A B C एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में जो है करेगा। तो देखिए A कितने दिनों में करता है, A करता है आपको 18 दिनों में, ठीक है A 18 दिनों में, और जो है A और B एक साथ जो है A और B करता है आपको कितने दिनों में तो 8 दिनों में। फिर देखिए B और C करता है 6 दिनों में, ठीक है B और C करता है 6 दिनों में। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा अगर एलसीएम लीजिएगा तो 72, ठीक है 18 चौक 72, 8 नमा 72 और 12 छक 72, ठीक है कितना होगा 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका जो क्षमता पता चला गया तो अभिष्ट समय निकाल लेंगे। तो देखिए अभिष्ट समय जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 72 बाई, ठीक है 72 बट्टा क्या हो जाएगा तो 72 बट्टा हो जाएगा यहाँ पे आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 + 5, ठीक है 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस, देखिए A और B करता है 9 दिनों में और A करता है 4 दिनों में, तो B कितना दिनों में करेगा तो 9 - 4 यानी कितना 5 दिनों में। तो B करेगा 5 दिनों में, तो B के लिए जो हो जाएगा एफिशिएंसी कितना होगा 5 प्लस। अब देखिए B और C कितना दिन में 12 दिन में, B करता है 5 दिन में, तो 12 में से 5 घटा लेंगे तो C कितने दिन में करेगा 7 दिन में, तो ये हो जाएगा नीचे में 7, ठीक है। तो कितना होगा 7 × 5 = 12 और 4 = 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 72 बट्टा 16 यानी 72 बट्टा 16 यानी हो जाएगा 9/2, ठीक है 72 बट्टा 16 यानी 9/2 का है 9/2 यानी ये हो जाएगा आपको 4 सही 1/2, ठीक है 4 सही 1/2 यानी C ऑप्शन, ठीक है 4 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से जो है 2 सही 1/2 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं,
ठीक है, तय करती हैं। फिर है कि उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी, उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है कितने घंटों का समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है चाल बराबर होता क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितना है 325 बट्टा समय कितना है। तो देखिए, तो ये समय हो जाएगा आपको, समय हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखिए चाल जो है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से चाल निकल जाएगा दूरी और समय जो है 2 सही 1/2 घंटे, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 यानी 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 0। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा 0, 5 से काट लीजिए, 5 6 30, 5 6 25 0, फिर 5 6 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 6 5, 5 15 यानी 130 किलोमीटर, ठीक है, पर घंटा, 130 किलोमीटर पर घंटा। अब समय निकाल लीजिए। अब जो समय हो जाएगा, तो 130 निकल गया है, पुनः समय निकाल लेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। दूरी है 650, ठीक है, दूरी है 650 और चाल जो है निकाले थे 130, 130 ये निकल जाएगा कितना 5 घंटा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहा था ए अनुपात बी जो है, आपको ए अनुपात बी है 9:7, ठीक है, 9:7 यानी तो 11A-9B रेशियो 2A+3B। तो देखिए ए के जगह लेंगे 9, बी के जगह लेते हैं 7। तो देखिए ए के जगह 9 लेंगे तो 11 × 9 कितना होगा 99, माइनस बी के जगह 7 लेंगे तो -9 7 कितना होगा 63। ठीक, अनुपात फिर 2A, तो 2A के सामने 9 तो 2 × 9 करेंगे कितना होगा 18, फिर प्लस 3 × B यानी 9 7 63। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 रेशियो, फिर ये हो जाएगा 8 3 11, 6 7 1 8 यानी 36 और 81। तो देखिए 9 चौक 36, 9 9 81 यानी 4:9। ठीक है, कितना होगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36 रेशियो। देखिए 36 रेशियो यानी 2 को 9 से करेंगे तो 18 होगा, फिर 3 को 7 से तो 21 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 21, तो 8 1 9, ठीक है, 8 1 9 2 1 3, ठीक है, तो 36 और 39, 36 और 39 यानी 12 तिया 36, 13 तिया 39, 12 रेशियो 13, 12 रेशियो 13 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु कितना है 17:13। कहता और वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 5 रेशियो कितना है 4 है, 5 रेशियो 4 वर्तमान जो है, इसकी वर्तमान आयु है कितना 5 रेशियो 4 और 6 वर्ष पहले जो है इतना है। तो कहता 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो यहाँ देखें इन दोनों में यदि अंतर देखें तो 17 और 5 में कितना का अंतर है, तो 12, और 13 और 4 में कितना का अंतर है 9। तो पहले अंतर समान कर लीजिए, 5 और 4 में 1 का अंतर है, इसको ऊपर वाले को 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को क्या करेंगे 13 और 4, 17 और 13 में 4 का अंतर है, इसको 4 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 5 20 और 4 चौका 16। अब देखिए 17 और 20 में कितना का अंतर है, तो 3, 16 और 13 में 3 का अंतर, तो 3 जो है 6 के बराबर है। ठीक, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा 2 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा 10 के। ठीक है, 5 10 और 4 जो है सॉरी, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, 20 हो जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, 20 जो है 40 के बराबर होगा और 16 जो है 32 के बराबर होगा, क्योंकि एक यूनिट का मान 2 है, तो कितना होगा 20 दूनी 40, 16 दूनी 32। ठीक, हमको निकालना है 4 वर्ष बाद, तो 40 में 4 जोड़ेंगे 44 और 32 में 4 जोड़ेंगे 36। ठीक है, कितना होगा 36, तो काट लीजिए 11 चौक 44 और 9 चौक 36 यानी 11 अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 रेशियो 9। ठीक है, 11 अनुपात 9 यानी इसका ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 57, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिलियनों में ए और बी, बिलियनों में ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात जो है क्रमशः
3:5 और 9:7 है। विलयनों ए और बी को 2:3 में मिलाया जाना है। ठीक है, तो परिणामी विलयन का जो है अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी में कहता है विलयन ए और बी, विलयन ए है और बी है। ठीक है, ए और बी है, इसमें 3:5। ठीक है, 3:5 और इसमें जो है 9:7 में जो है क्या है, अम्ल और पानी है। क्या है, अम्ल और पानी। ठीक, अम्ल और पानी। फिर कहता है कि अम्ल और पानी विलयनों ए और बी को 2:3 में मिलाया जाना है। ठीक है, किस में मिलाया जाना है, 2:3 में जो है मिलाया जाना है। ठीक, तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लीजिए, अम्ल और पानी का जो है रेशियो आपको दे दिया गया है 3:5। ठीक है, क्या दे दिया गया है, 3:5। ठीक है, और यहाँ पे बी में देखिए, यहाँ पे ए में जो है ये दे दिया गया है 3:5 और बी का जो दे दिया गया है, बी का दे दिया गया है आपको 9:7। ठीक है, 9:7। अब यहाँ पे गौर करें तो 5 और 3 को देखें, 5 और 3 कुल 5 और 3 यानी कितना होता है 8, 9 और 7 कितना होता है 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे योग जो है पहले वाले में 5 और 3 का योग है 8, 9 और 7 का योग कितना है 16 है। ठीक, तो क्या करते हैं, यानी इसमें जो है 16 बनाने के लिए ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, दोनों को जो है योग जो है इस सेम बनाना है। यहाँ भी 16 बनाना है तो इसको 2 से गुना कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 होगा। कितना होगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। लेकिन देखिए ऊपर वाले में क्या करेंगे, फिर जो है कितना 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें 2 और 3 के अनुपात में मिला रहे हैं तो ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे और नीचे वाले को जो है किससे गुना करेंगे, तो नीचे वाले को फिर 3 से गुना करना होगा। ठीक है, नीचे वाले को किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो नीचे वाले को कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 2 से कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 10 दूनी 20। ठीक, और नीचे वाले को 3 से करेंगे तो 9 तिया 27। ठीक है, और 7 तिया 21, कितना होगा 27, 21। अब इनको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ना है यानी 32, 27 को 7 2 9, 3 2 5, 59 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपको 12, सॉरी देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 2 से करेंगे तो 4 से 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी 6। सॉरी यहाँ पे जो है 1 मिनट, देखिए ए का था कितना 3:5, बी का था आपको 9:7। ठीक है, इसका योग कितना था 8, इसका योग कितना था 16। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें फिर 2 से गुना करेंगे, नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे क्योंकि 2:3 में मिला रहे हैं। यानी ये समझिए कि इसको 4 से गुना करना है, ऊपर वाले को किससे गुना करना है 4 से, और नीचे वाले को केवल 3 से गुना करना है। तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 9 तिया 27 और 7 तिया 21। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 41 रेशियो और ये हो जाएगा 7 2 9 2 1 3 39, 39 रेशियो 41 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो वर्गाकार टाइल की जो न्यूनतम संख्या होगा ये हो जाएगा इसका HCF 15-12 का। तो कितना होगा 15-12 का जो HCF होगा ये हो जाएगा 3। लेकिन हमको कहता है कि फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक टाइलों, वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो टाइलों की जो न्यूनतम संख्या हो जाएगा आपको ये कितना हो जाएगा, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या हो जाएगा 15 × 12। ठीक है, 15 ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपको कितना, तो 15/3। ठीक है, और 12/3, 15/3 और 12/3, 3 पंचे 15। ठीक है, और 3 चौका 12। ठीक है, 3 पंचे 15 और 3 चौका 12, इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा 5 × 4 यानी कितना होगा, तो 20 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन। तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है, कितना होता है 15। ठीक है, यानी 285 हो जाएगा। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता।
अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। इस तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व के परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में निम्नलिखित संबंध है। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुने संयोजकता। फिर देखिए कहता है किसी तत्व के संयोजकता परिवर्तनशील होता है। रासायनिक बंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: विद्युत संयोजी या आयनिक संबंध, असहसंयोजक बंधन और उपसहसंयोजक आबंध। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कहता है तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती हैं। ए ऑप्शन समस्थानिक। वह तत्वों जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। पोलोनियम सर्वाधिक जो है समस्थानिकों वाला तत्व है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारी कहलाता है। रेडियो सक्रियता तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि स्मॉल जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती हैं जो कि खाली स्थान है। 61 का होगा ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती हैं जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैं। फिर देखिए कि कैपिटल जी को जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर स्मॉल जी प्रामाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और अन्य स्थानों पर स्मॉल जी का मान जो है थोड़ा सा भिन्न होता है। फिर है कि गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जल एवं अघुलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन अवसादन। क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। ठीक है, तो जल में देखिए जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण में भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। जल में जो है घुलित ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा दोपहर के समय होता है। ठीक है, फिर देखिए पेयजल में जैव ऑक्सीजन की मांग मात्र 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं खाली स्थान की बनने की वजह से काली हो जाती हैं। सी ऑप्शन Ag2S। तो देखिए कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं Ag2S के बनने की वजह से काली हो जाती है। चांदी का परमाणु संख्या 47 है। यह 11वें वर्ग का तत्व है। चांदी की चालकता जो है सर्वाधिक होती है। सिल्वर के अयस्क जो अर्जेंटाइट एवं हॉर्न सिल्वर है। सिल्वर के आभूषण बनाए जाते हैं और सबसे अक्रियशील धातु सोना है। नेक्स्ट कहता है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। 64 का सी कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? तो कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक, तो याद रखना है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें जो है कोशिकाएं कहते हैं। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। शरीर के भार का लगभग 7% रक्त पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त का दाब 120/80 होता है। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन है। नेक्स्ट 65 देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो 65 है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। तो ए ऑप्शन मूत्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय में अवस्थित है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष
उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं जो मूत्राशय में जमा होता है। ठीक है, पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र स्राव की मात्रा से के बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहते हैं। फिर है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव जो है, क्षारीय द्रव वीर्य का मुख्य भाग जो है बनाता है। मूत्र मार्ग में जहाँ पर जो है स्खलन नलिका खुलती है, वहाँ मूत्र मार्ग में चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे काउपस ग्रंथि कहते हैं। स्त्रियों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली में संपन्न होती है। नेक्स्ट कहता निषेचित अंडा युग्मनज खाली स्थान में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है। बी ऑप्शन गर्भाशय। तो निषेचित अंडा जो है युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडा का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यह युग्मनज बनाता है तथा अंत में भ्रूण का निर्माण होता है जिसका जो है आरोपण गर्भाशय में होता है। पक्षी वर्ग अंडज होते हैं और गर्भाशय में युग्मनज में एक भ्रूण परिवर्धन होता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन के कारण कहलाता है। नेक्स्ट 67 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो बी ऑप्शन ली सीफेंग चीन का है। तो देखिए, जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने चीन के ली शिफेंग को हराकर जीता है। सिंगापुर ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता है आपको एंथोनी सिनीसुका जो इंडोनेशिया द्वारा जीता गया। टेनिस से संबंधित जो है सुधीर रमन कप 2023 को चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। 84वां राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो है पुरुष एकल का खिताब जो है मिथुन मंजुनाथ और महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है कि चीन के हांगझाओ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? 68 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, चीन के हांगझाओ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान जो है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन की भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और निशानेबाजी पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल टीम के दिव्यांश सिंह पवार, रुद्रांश पाटिल एवं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकरी ने 2023 के एशियाई खेल में रिकॉर्ड 1893.7 अंकों के स्कोर के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। हरमनप्रीत सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। असम राज्य की लवलीना बोरगोहेन भारतीय महिला मुक्केबाज है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान भारतीय दल समारोह का ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजी द्वारा स्वर्ण पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो सी ऑप्शन 3। तो जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 तीरंदाजी द्वारा स्वर्ण पदक जो है प्राप्त किए गए हैं। जो स्वर्ण पदक तीरंदाजी के लिए क्रमशः अदिति गोपीचंद स्वामी महिला एकल एवं ओजस प्रवीण देवताले पाउंड में दिया गया है। तीसरी स्वर्ण पदक सम्मिलित रूप से ज्योति सुरेखा वेंत्रम परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी को महिला कंपाउंड टीम द्वारा जीता गया।
जीता गया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ज्योति सुरेखा वेंत्रम द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड में कांस्य पदक जीता गया है। 3 से 9 जुलाई के दौरान आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत 11 पदक, 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य के द्वारा साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बी ऑप्शन यानी जोहान्सबर्ग में। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में जो है किया गया है। उसके बाद देखिए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष जो है ब्रिक्स के क्रमानुसार जो है सदस्य देश के सर्वोच्च द्वारा किया जाता है। ब्रिक्स का सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।